वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है, यानी राजस्थान अध्ययन की बुक कक्षा 9 का निचोड़ हम लेके आए हैं राजस्थान जीके के माध्यम से। एक ही क्लास में पूरी पुस्तक का निचोड़ आपको मिलेगा। ये देखिए, पोस्टर देख सकते हो, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा कक्षा 9 की ये बुक है। इसके अंदर जितनी भी मुख्य चर्चाएं हैं आज हम इन करके इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, लगभग जितने भी इस कक्षा 9 की बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब यहाँ पे निचोड़ मिलेगा। पहला देखिए, रणकपुर के मंदिरों का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ। हालांकि इसमें से लगभग क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं, क्योंकि रोज 9 बजे राजस्थान जी की क्लास में आपको मिलता है। तो रणकपुर के मंदिरों का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो कुंभा के समय हुआ था। ये रणकपुर के मंदिर ये पाली जिले में है और मथाई नदी के किनारे है। 1444 खंभों का यहाँ पे समूह है। तो रणकपुर के जैन मंदिर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जिस विद्यार्थी ने कल की क्लास देखी है तो उसका रिपीट भी हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहा जाता है पूर्वी प्रवेश द्वार। अरबी व फारसी शोध संस्थान किस जिले में है? अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर है और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? अरबी फारसी शोध संस्थान। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की? राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से 12 मई 1459 को जोधपुर शहर बसाया और इसी समय मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़िया टुक पहाड़ी पर करवाया। कोलवी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? कोलवी की बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। कौन सी? बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ये झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। जब भी झालावाड़ जिले का नाम आए, एक दुर्ग का नाम याद रखना है, गागरोन दुर्ग, जो राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? तो ये बूंदी जिले के अंदर है। शायद बहुत कम ये क्वेश्चन सुना होगा, क्योंकि नाथ संप्रदाय का, जैसे अपने राजस्थान में बैरागी पंथ है नाथ संप्रदाय का, जो पुष्कर अजमेर में है, और एक माननाथी पंथ है जो महामंदिर जोधपुर में स्थापित हुआ। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की थी? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना कब की थी? तो 1559 में की थी, यानी 1559 में आखा तीज के दिन की। ये आखा तीज अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं, जिसपे बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं, अबूझ सा होता है, और कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। और बीकानेर की स्थापना भी 1488 में राव बीका के द्वारा आखा तीज के दिन की गई। यहां पूछ रहा है उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? तो 16वीं शताब्दी में, यानी 1559 में। ढाई दिन का झोपड़ा और सोनी जी की नसिया किस जिले में है? ढाई दिन का झोपड़ा और सोनी जी की नसिया अजमेर जिले के अंदर। ढाई दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर करवाया था। वर्तमान में संत पंजाब शाह का यहाँ उर्स लगता है। अगला देखिए, ये देखिए, आरबीएससी कक्षा 7 की बुक आपको मिल चुकी है, कक्षा 8 की मिल चुकी है, अब 9वीं क्लास की है, तो जल्द ही 10वीं क्लास की ओर मिल जाएगी। ये पूरा राजस्थान अध्ययन का दिन है। पिछला एसआई कॉलेज लेक्चरर कोई भी रीट का एग्जाम देख लो, आरबीएससी की बुक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, इसलिए ये मुहिम शुरू की है स्पेशल। प्रसिद्ध संत फखरुद्दीन की दरगाह किस जिले में है? गलियाकोट डूंगरपुर में संत फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? जो चैत्र माह में फूलडोल महोत्सव बनाया जाता है, फूलडोल महोत्सव चैत्र माह में बनाया जाता है, इसका संबंध है राम सनई संप्रदाय से। जो शाहपुरा भीलवाड़ा में राम सनई संप्रदाय, जिसकी मुख्य पीठ है रामचरण जी के द्वारा स्थापित की गई थी, वहां फूलडोल महोत्सव बनाया जाता है। जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य बनाते हैं और बिश्नोई संप्रदाय का संबंध 29 नियमों से है। साबला गांव डूंगरपुर में किस संत का जन्म हुआ था? तो साबला गांव डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। संत मावजी जिन्होंने बेणेश्वर धाम की रचना की थी सोम माही जाखम नदियों पर, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। मिशिकन दास जी, सुंदर दास जी और बखना जी किस संत के शिष्य थे? मिशिकन दास जी, दास जी, माधो दास जी, बखना जी, गरीब दास जी, रज्जब जी, सुंदर दास जी, ये सारे के सारे दादू दयाल जी के शिष्य थे, क्योंकि दादू दयाल जी के 152 शिष्यों में से 52 शिष्य इनके
दादू पंथ कहलाते थे। जाम्बोजी के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? जाम्बोजी के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? तो याद रखना, जाम्बोजी के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1485 में समराथल धोरा बीकानेर में। पहले बिश्नोई बने थे फुलोजी बिश्नोई। सुरसुरा अजमेर में किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी? तो सुरसुरा अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी, क्योंकि नाग देवता ने सेंद्रिया में तो इन्हें डसा था और सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। तेजा जी पर्वतसर नागौर में पशु मेला लगता है भाद्रपद महीने में। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था और इनका मुख्य है जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हो अजमेर जिले में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है वो किसके समय में भारत आए थे? तो याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज था अजमेर में। अजमेर आए थे, अजमेर को कर्म भूमि बनाई थी। मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में आए थे। नागणेची माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो नागणेची माता का मंदिर है वो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। वैसे नागणेची माता के 3 मंदिर है। मुख्य मंदिर है नगाना गांव बाड़मेर में, जहां लकड़ी की मूर्ति है। फिर इसी नगाना गांव से उस मूर्ति को राव जोधा मेहरानगढ़ ले आए जोधपुर में। और एक इनका मंदिर बना हुआ है जूनागढ़ बीकानेर में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था? तो जालोर का नाम जलालाबाद रखा था। बात आती है 1311 ईस्वी की, जब काहनड़ देव शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो काहनड़ देव और काहनड़ देव की पत्नी जेतल देव के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है? केसरिया जोहर किया जाता है, यानी साका होता है 1311 ईस्वी का। और अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम जलालाबाद रख देते हैं। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी, कंचनगिरी, सोनगिरी भी कहा जाता है। सुवर्ण है, ध्यान रखना, स्वर्ण नहीं है, सुवर्ण। स्वर्ण तो जैसलमेर का किला है। रणमल और रतिपाल सेनापति का संबंध किस शासक से था? रणमल और रतिपाल सेनापति का संबंध किस शासक से था? तो हमीर देव चौहान के ये सेनापति थे, जो रणथंभौर का शासक था। और जब भी रणथंभौर का नाम आता है 1301 ईस्वी का राजस्थान और रणथंभौर का प्रथम साका, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, इस रणथंभौर के साके में रणमल और रतिपाल विश्वासघात करते हैं, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी इसको जीत जाता है। और हमीर देव की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पे जोहर होता है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जयानक है। जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। चंद्रशेखर ने हमीर हठ लिखा था। और ये पृथ्वीराज राठौड़ है जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी। कवि बांधव की उपाधि किस शासक को प्राप्त है? तो कवि बांधव की जो उपाधि है वो विग्रहराज चतुर्थ कहे या विशल देव रासो को प्राप्त है, जो अजमेर के शासक थे, जिन्हें जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी थी। और इन्होंने हरि केली नामक नाटक भी लिखा था। मुंशी देवी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने जयपुर के इतिहासकार हैं, इन्होंने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा। ध्यान रखना, आपसे पूछे कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? तो वो राव लूणकर्ण को कहा जाता है। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है? तो मत्स्य जनपद की राजधानी जो विराट, प्राचीन समय में विराट नगर थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहते हैं और राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। थे दोनों बीकानेर के शासक। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? राजस्थान के मरुस्थल में पहले समुद्र था। ठीक है, नेहड़ क्षेत्र और कई क्षेत्र देखे ना आपने, तो समुद्र था। और किसका अवशेष है ये? टेथी सागर का अवशेष है। राजस्थान के मरुस्थल और पूर्वी मैदान टेथी सागर के अवशेष है, जबकि अरावली और हड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष है। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से रानी उमादे, जो जैसलमेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री थी और मालदेव की पत्नी थी, लेकिन शादी की पहली ही रात रूठ कर ये तारागढ़ दुर्ग में रहने लग जाती है। मालदेव के सेनापतियों जेता और कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता? तो ये शेर शाह सूरी ने, जब बात आती है 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, यानी जेतारण का युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच हुए। तो मालदेव तो जेता और कुंपा को छोड़कर भाग जाता है
और जेतर कुपा अंत में वीर गति को प्राप्त होते हैं लड़ते हुए। शेर शाह इतनी मुश्किल से जीतता है और लास्ट में कहता कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। देलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में है? अब ये तीसरी बार बता रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको सूत्र बताया था, सूत्र याद रखना। राजस्थान की प्रमुख चोटियां गुरु से दिल लगाकर, गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो, आका रखो। ये चोटियां याद करना, लगभग पेपर में पूछी जाती है। अवरोही आरोही क्रम में कैसे ही आपसे पूछ ले, बस ये याद रखना। इतनी याद रखोगे तो अपने आप कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो, गुरु से गुरु सीकर, से शेर, दिल लगाना किस, दिल लगाकर, ठीक है। देलवाड़ा कौन सी? देलवाड़ा। जैसे जरगा, आज से अचलगढ़, कैसे कुंभलगढ़, रह से रघुनाथ गढ़ और खो से खो। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो, तो उत्तर आ जाएगा देलवाड़ा पर्वत चोटी तीसरी बड़ी चोटी है। वो कहां पे है? सिरोही के अंदर है। और ये बुक आपको बताइए, बीड़ क्षेत्र किस बेसिन में पाया जाता है? तो बीड़ क्षेत्र चंबल बेसिन में पाया जाता है। चंबल नदी के अंदर बीड़ क्षेत्र पाया जाता है, जो चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में, खास करके धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर का क्षेत्र ना, यहाँ बीड़ क्षेत्र का निर्माण करती है चंबल नदी। गोडवाल प्रदेश लूणी बेसिन को कहते हैं। घग्गर का जो मैदान है उसको नाली के नाम से पुकारा जाता है। बनास बेसिन का जो राजसमंद और इस क्षेत्र में, इसको पिडमांट का मैदान कहते हैं। चित्तौड़गढ़ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रीट का जो एग्जाम हुआ है ना 16 अक्टूबर को अलवर में एक सेंटर पे हुआ है, तो वहां क्वेश्चन आया था कौन सा अजमेर संभाग के अंदर है, और ये ऐसे संभाग पूछे थे सुमेलित वाला। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ है वो उदयपुर संभाग के अंदर आता है। उदयपुर में 6 जिले आते हैं, कोटा में 4 आते हैं, अजमेर में 4 आते हैं, भरतपुर में भी 4 आते हैं, जोधपुर में 6 जिले आते हैं और जयपुर में 5 जिले आते हैं। मध्य अरावली की चोटियों का ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम बताइए। अब कई विद्यार्थियों को चोटियों का तो पता है, ऊंचाई भी पता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अवरोही और आरोही के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, आरोही होता है बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5। अवरोही होता है घटते क्रम में, बड़ा सा छोटा, 5 4 3 2 1। अब मैं आपको बता देता हूँ, मध्य अरावली सबसे ऊंची चोटी है मोरामजी, ठीक है, मोरामजी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में तारागढ़ है और उसके बाद में नागपाड़। ज्यादातर हम कहते हैं तारागढ़ मध्य की चोटी है, लेकिन वास्तव में मोरामजी जो टोटगढ़ वाला क्षेत्र है ना, वहां है। 2 नंबर पे तारागढ़, फिर नागपाड़ आती है। बंद बरेठा बांध राजस्थान के किस जिले में है? बंद बरेठा बांध ये रूपारेल नदी पर बना हुआ है, भरतपुर के अंदर बंद बरेठा है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो बारिश प्राप्त करता है वो माउंट आबू करता है। माउंट आबू सिरोही का। स्थान पूछा है तो माउंट आबू, और जिला पूछे तो झालावाड़। सास बहु मंदिर राजस्थान के किस जिले में, जिसको सशस्त्र बाहु का मंदिर कहते हैं? सशस्त्र बाहु का मंदिर था, धीरे धीरे नाम परिवर्तित हो गया, सास बहु बन गया। सास बहु का मंदिर राजस्थान के नागदा उदयपुर के अंदर बना हुआ है। वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये 9वीं क्लास है पूरी की पूरी। हालांकि मैं 50 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन तो आपको दे चुका हूँ, फिर भी निचोड़ देना जरूरी है, क्योंकि 9 बजे की क्लास जो चलती है वो चलती है, लेकिन नए विद्यार्थी जो बुक की खोज में यूट्यूब पे सर्च लगाएंगे तो उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ग्रासिया जनजाति करती है, और कहाँ करती है? सिरोही में, सिरोही के अंदर पाई जाती है, तो वहां ये खास करके करती है, ध्यान रखना। शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है? शीतला माता का मेला बहुत ही खास है, पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। चाकसू जयपुर के अंदर, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में बढ़ता है शीतला माता। ध्यान रखना, मेला इनका जो बढ़ता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। वाहन इनका गदा है और पुजारी इनका कुम्हार होता है, और इसके अलावा इनका जो प्रतीक होता है दीपक, और माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता था? देलवाड़ा के जो सिरोही के अंदर मंदिर है ना, उनके आदिनाथ, भगवान आदिनाथ जिनको ऋषभदेव भी कहा जाता है, इनके निर्माता थे विमल शाह, क्योंकि बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं सिरोही क्षेत्र में। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? मानसी वाकल परियोजना, तो इसका संबंध है कहां से? उदयपुर से। सोम कमला अंबा का पूछे वो डूंगरपुर से है। जवाई बांध पूछे पाली में है। रेडियो बांध, तिरमिरी बांध, ये दौसा में है। छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में? ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपको मैंने सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि छबड़ा जो 12 केंद्र है, हाल ही में इसकी तीसरी जो इकाई है 250 मेगावाट की, इसने रिकॉर्ड बना दिया। 300 दिन तक लगातार बिजली
उत्पादित करने का, तो इसलिए भी ये चर्चा में है और इसकी वर्तमान में 6 इकाइयां काम कर रही है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई? तो राजस्थान की प्रथम चीनी मिल 1932 में स्थापित की गई। कौन सी? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर निजी क्षेत्र की पहली चीनी मिल थी। सहकारी क्षेत्र की पूछे तो केशवराय पाटन बूंदी के अंदर है, जो 1965 में बनी थी। और सरकारी क्षेत्र की पूछे तो श्री गंगानगर वाली है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, 9वीं क्लास की बुक में दे रखा है। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम अलवर और भरतपुर के कुछ ब्लॉक में संचालित है। 1987-88 में मेवात क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। एक थी रेडा, एक थी आरपीसीएल। इन दोनों को मिलाकर सन 2002 में 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका काम क्या है? राजस्थान के अंदर नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का चालन करना, व्यवस्था करना, विकास करना। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? तो हमारे जयपुर में है, और जयपुर में कहाँ पे? सांगानेर में। और 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके अलावा ध्यान रखना, डबोक उदयपुर में प्रस्तावित है, और एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, वो कोटकासिम अलवर में प्रस्तावित है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना कौन सी है? ये तो आप जानते हो कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसका पहले नाम राजस्थान नहर था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। गंग नहर एशिया की सबसे पुरानी मानव निर्मित नहर है, ये ध्यान रखना, कृत्रिम नहर। गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। गागरोन दुर्ग है वो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। डोडा परमारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 2 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? ढोल कहाँ बजता है? सबसे ज्यादा ढोल बजता है जालोर के अंदर। कहाँ? जालोर के अंदर। राजस्थान की किस चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल चित्रकला का पड़ा? अब आपको इस ऐतिहासिक घटना से पता होगा कि सबसे पहले भारमल ने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी, और जितने भी शासक थे सब मुगलों के गुलाम रहे थे। इस कारण जयपुर चित्रशैली, या कह सकते हैं आमेर चित्रशैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगलों का पड़ा। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाना जो दुर्ग है ना, वो बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार ने करवाया। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया, जब शीतल देव चौहान शासक थे, और यहाँ पे सिवाना दुर्ग का साका हुआ। इसका नाम बदलकर खेराबाद रखा था। इसे मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर फीट में पूछे तो इसको 3 से गुना कर देना। 1722 और 3 से आप गुणा कर देना। फीट में पूछे 3 पॉइंट कुछ है, लेकिन यहाँ अंदाजा लगे, क्योंकि एक बार बीएसटीसी में फीट में पूछा जा चुका है। जाना पावा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका तो आपको पता है, मालवा की गंगा राजस्थान की इसको कहते हैं मुख्य गंगा, और इसके अलावा चरमवती, कामधेनु, चंबल नदी जाना पावा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ मिले हैं? देखो मैं एक्स्ट्रा नहीं बता सकता। आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 9 की बुक है ना, हमारा राजस्थान, उसमें जो है वही क्वेश्चन है। पूरी अलग से डिटेल में बता रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी? वैसे तो आपसे पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। पूर्णतः यानी राजस्थान में उद्गम होता है और राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है, वो बनास नदी है। 6 जिलों में बहती है, खमनोर की पहाड़ी से निकलकर, और सीप और चंबल और बनास तीनों मिलकर रामेश्वर माधोपुर में मिल जाती है। उद्यनाथ के पानी से उद्यनाथ की पहाड़ी है, उद्यनाथ की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो उद्यनाथ की जो पहाड़ी है ना, वो अलवर में है, और वहां से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। किसका? रूपारेल नदी का उद्गम होता है, जिसको लसवारी या व्राह नदी भी कहा जाता है। लसवारी व्राह नदी भी रूपारेल नदी को कहा जाता है। मसूरदी नदी या कांकरे नदी जैसलमेर की है। साबी सेवर की पहाड़ी जयपुर से उद्गम होता है। रूपनगढ़, सलेमाबाद
अजमेर से निकलती है। पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? नाम आ जाए पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ जंक्शन, अनूपगढ़, सूरतगढ़, ये सब और सब घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। घग्गर नहर जो हिमाचल की शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ी से निकलकर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ प्रवेश में तलवाड़ा झील का निर्माण करते हुए भटनेर तक आती है। जब कालका पहाड़ी पर ज्यादा बारिश होती है तो ये अनूपगढ़, सूरतगढ़ होती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, जहां उसको हकरा के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में हम इसको नाली कहते हैं, जहां बासमती चावल होता है खूब। और घग्गर नदी को मर्त नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक, स्वस्तिवती, प्राचीन सरस्वती और अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। किस नदी के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लूणवा स्थित है? किस नदी के किनारे प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है जैन तीर्थ लूणवा? तो वो ध्यान रखना, ये ऑप्शन में नहीं है, अभी मेंथा नदी के किनारे है। मेंथा नदी जो मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलती है और सांबर झील में गिरती है। इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, मेंथा नदी इसका उत्तर है। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है, कांतली नदी, और झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई झुंझुनू में लुप्त हो जाती है। लगभग 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसलिए कहते हैं आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस पे दो सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। निम्बारक संप्रदाय के प्रमुख पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? नाम सुना आपने, सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है राजस्थान में। तो ये रूपनगढ़ नदी के किनारे है, जहां से रूपनगढ़ नदी निकलती है। हाल ही में सलेमाबाद का नाम बदलकर श्री निम्बारक पंथ पीठ कर दिया गया है। राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? अब मैंने अभी बताया, राजस्थान का शोक मृत नदी, नट नदी, राजस्थान की प्राचीन सरस्वती नदी, राजस्थान का शोक, ये सब घग्गर नदी को कहते हैं। लगभग इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है। ये आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात कर रहा हूं। आंतरिक प्रवाह की नदियां वे नदियां होती है जो भूमि में विलुप्त हो जाती है, किसी महासागर या समुद्र में नहीं जाती, बल्कि कोई छोटी सी झील या भूमि में ही लुप्त हो जाती है। 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? 16 महाजनपदों की तो अगुत्तर निकाय में मिलती है। 16 महाजनपद थे ना, अंग, मंगंद, काशी, कौशल, वजीर, ये सारे। और जैन धर्म के जो है उनकी भगवती सूत्र में मिलती है। विराट सभ्यता से किस मौर्यकालीन शासक की जानकारी मिलती है? अब नाम सुना होगा आपने, विराट, जिसको प्राचीन नगर में विराट नगर कहते थे। तो इसमें अशोक के शिलालेख मिले हैं, बाबरू शिलालेख की जानकारी मिली है। इस कारण मौर्यकालीन शासक, ध्यान रखना, विराट का जब भी नाम आ जाए तो बौद्ध धर्म और मौर्यकालीन के अवशेष पूछे तो विराट से मिले। विराट सभ्यता जिसकी खोज 1937 के अंदर दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा की गई। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान नाम कब दिया? ध्यान रखना, कई कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम भी दिया था और उसी को राजस्थान नाम दिया था। दोनों नाम कर्नल जेम्स टोड के 1829 में दिया था, जबकि 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ये क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि हमारे राजस्थान का जनपद है, राजस्थान का जनपद था। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराट या विराटनगर। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी जनपद था, महाजनपद नहीं था। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, ठीक है, जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है। ये नगरी चित्तौड़गढ़ में है, नगर पूछे तो टोंक में है। जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र की बोली क्या है? जो जयपुर का क्षेत्र है ना, ये जयपुर का ये इधर वाला क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाती है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? देखो, लगभग हम क्या है, साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, हमारा जो खुद का कोचिंग है वहां पे हर मंडे के दिन हम टेस्ट लेते हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन डालते हैं। यानी आरबीएससी की बुकों से भी हम टेस्ट लेते हैं, जैसे भी ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, इनका स्पेशल टेस्ट आता है, तो उस आधार पे। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा जो सभ्यता है ना, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में बेड़च नदी के किनारे की थी। नगरी सभ्यता किस जिले में है? नगरी
नगरी चित्तौड़गढ़ में है, नगर टोंक में है। नगर का नाम आए वो टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो पप्पा रावल ने करवाया था, जिन्हें काल भोज कहा जाता है। इन्होंने नागदा उदयपुर में बनवाया था और इनकी जो समाधि है वो भी नागदा उदयपुर में कैलाशपुरी में बनी हुई है। एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं। जितने भी मेवाड़ के शासक थे अपना दीवान मानकर शासन चलाते थे। मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? आपको पता है कि रावल शाखा गुइलों की चली थी। उसके अंतिम शासक रावल रतन सिंह थे, क्योंकि 1303 का चित्तौड़ का साका हुआ था ना, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था जीतकर। ये अंतिम था रावल शाखा का। उसके बाद में सिंसोदिया शाखा थी। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस मेवाड़ शासक को दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नाम आता है विषम घाटी पंचानन और दूसरा नाम आता है मेवाड़ का उदारक। कौन सा? मेवाड़ का उदारक। वो हमीर सिंसोदिया को कहते हैं। किसको? जो 1326 से लेकर 1382 तक मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। एक अमीरदेव चौहान था जो रणथंभौर की गद्दी पर बैठा था, जिसको शरणागतों का रक्षक और हमीर हट की उपाधि प्राप्त थी। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन था? मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता, या राजस्थान के कह लो, वो कुंभा था। किसके अनुसार? वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा को कहा जाता है। इसलिए कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। हिंदूपत बादशाह के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? हिंदूपत बादशाह। जल्दी से कमेंट करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार बुकों में ये लिखे होते हैं। तो हिंदूपत बादशाह के नाम से राणा सांगा जाने जाते हैं। कौन है? राणा सांगा, क्योंकि खानवा का युद्ध लड़ा था इन्होंने 17 मार्च 1527 को, और एक विदेशी को बाहर निकालने के लिए, बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए पूरे हिंदू शासकों को इसने आमंत्रित किया था। हालांकि ये हार गया था। मालदेव को हसमत वाला शासक कहते हैं। कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं। हिंदूपत बादशाह राणा सांगा को कहते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? देखिए, खानवा भरतपुर के अंदर है, मीरी नदी के किनारे। खानवा रूपवास तहसील में है और ये 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। इसमें राणा सांगा हार जाता है। बाबर नई तकनीकें, तुलगुमा पत्ती, गोले बारूद का प्रयोग करता है, इसलिए जीत जाता है। जयमल और फत्ता किस से युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं? नाम सुनागा आपने। जयमल मेड़तिया यानी राठौड़, फत्ता सिंसोदिया और कल्लाजी राठौड़, ये तीन युद्ध लड़ते हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में। 1567-68 में अकबर आक्रमण करता है, लेकिन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पक्का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? तो प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 में। किस किस के बीच? मेवाड़ के शासक अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर थे, उनके बीच में प्रथम मेवाड़ मुगल संधि होती है। तारीख पूछे तो 5 फरवरी 1615। अकबर ने किसे फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद का मतलब होता है पुत्र। फरजंद का मतलब होता है पुत्र। तो अकबर ने फरजंद की उपाधि मानसिंह प्रथम को दी थी। मानसिंह प्रथम 1550 में मौजमाबाद जयपुर में इनका जन्म होता है और 1589 में ये आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। 1614 में इनकी मृत्यु होती है एलिचपुर महाराष्ट्र में। और ये 1562 में ये जब जोधा यानी हरकाबाई का विवाह अकबर से होता है, तो अपनी बुआ के साथ ये 12 वर्ष की आयु में अकबर की शरण में चले जाते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? ये मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का कछवा वंश का शासक था, जो 1621 में गद्दी पर बैठता है और 1667 तक राज करता है। 1621 से लेकर 1667 तक ये तीन मुगल बादशाहों का काल देखता है। तीन, पहले तो ये अकबर, ये इसका जहांगीर का देखता है, फिर ये शाहजहां का देखता है और फिर औरंगजेब का देखता है। तो मिर्जा राजा की उपाधि इसे शाहजहां ने दी थी। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, जिसको कुका किक्का के नाम से पहचाना जाता था, महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजब दे पंवार,
जयवंता बाई इनकी माता का नाम था। रामदेव जी की जो पत्नी थी वो नेतल दे थी और पेमल दे तेजा जी की पत्नी थी। जयपुर के जंतर मंतर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर के जंतर मंतर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2010 में। अभी ताजा अपडेट है 2019, 6 जुलाई 2019 को जयपुर पुरकोटे को भी शामिल कर लिया गया है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और जेता और कुंभा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। 1644 में जो मतीरेरी राड़ हुई थी, 1534 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था और 1761 में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था। कलयुग का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मैंने आपको बता दिया लूणकर्ण को कहा जाता है। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा था? जैसे राजपुताने का कर्ण राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, उसी प्रकार कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को किसने कहा? ये मुझे आप जरूर बताएं। मनोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे? दीवान भी थे, दरबारी कवि भी थे, साहित्यकार थे। जसवंत सिंह प्रथम के थे जिन्होंने नैणसिरी ख्यात ग्रंथ लिखा था। बहुत ही मारवाड़ा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा था और लास्ट में इनको कैद कर लिया गया था। इन्होंने आत्महत्या भी की थी। इन्हें राजस्थान अबुल फजल भी कहा जाता है। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? दोबारा क्वेश्चन आ गया लूणकर्ण। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो बता देना। किस दुर्ग को खिजराबाद के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग है जिसे खिजराबाद के नाम से जाना जाता है? देखो, सिवाना को तो कहते हैं क्या? खेराबाद। चित्तौड़गढ़ को कहते हैं खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इसका नाम बदलकर रख दिया था। जालार जालोर को जलालाबाद कहते हैं और रणथंभौर को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। चित्रकूट पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्रकूट। ये पहाड़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट, त्रिकुट, चिड़ियाटुक, ये 3 पहाड़ियां काफी इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग स्थित है? ये पेपर में पूछे जाते हैं। यानी चित्रकूट पहाड़ी पे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अब आता है त्रिकुट पहाड़ी पे जैसलमेर का किला स्थित है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है और रणथंभौर की कोई खास पहाड़ी नहीं है, 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ अंडाकार है। ठीक है, इसको याद रखना। एक और पूछा जाता है जरगा की पहाड़ी पे, वो कुंभलगढ़ है। सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? सुनारी सभ्यता एक लोहा युगीन सभ्यता है, झुंझुनू में है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? ये क्वेश्चन आ गया। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1952 में। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में आरसी अग्रवाल ने की थी। मंडोर जोधपुर में है, आहड़ उदयपुर में है, बेड़च नदी के किनारे है। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल। और जालोर में चौहान कौन से थे? सोनगरा चौहान थे। कौन से? सोनगरा चौहान थे, ये याद रखना। कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो राठौड़ों का यूलिसेस अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, जिसने औरंगजेब के चंगुल से जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम के पुत्र अजीत सिंह को छुड़ाया था। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम किस वेद में किया गया है? राजस्थान के प्राचीनतम तो सबसे ज्यादा ऋग्वेद में मिलती है। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? देखो, रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर मथाई नदी के किनारे हैं। 1444 खंभों का समूह कुंभा के काल में बने, यानी कौन सी शताब्दी में? कह सकते हैं 15वीं शताब्दी में ये बने थे। और इसके जो शिल्पी है वो देपाक है। कौन है? देपाक। मंडन कुंभलगढ़ का शिल्पी है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ था? कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1829 में। ध्यान रखना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है ना। हालांकि जो कर्नल जेम्स टोड है, इनकी क्या है कि ये बीमार हो गए थे और इनकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले 1829 में लंदन के अंदर प्रकाशित होती है। जेम्स क्रुक ने इसको प्रकाशित किया था और इसी पुस्तक को हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारते। ध्यान रखना, इसके अलग अलग भाग आए थे। राजस्थान की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानते थे। इसलिए तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं।
और घोड़े वाले बाबा कहते हैं। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग को राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजपुताना, तो वो जॉर्ज थॉम्स ने किया था 1800 में। और 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने इसी राजपुताना को राजस्थान दिया और राजस्थान नाम दिया। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ की थी? कवि माघ, जिसे राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। ध्यान रखना, दो प्रश्न अलग अलग हैं। राजस्थान का वाल्मीकि कवि माघ को कहते हैं, जबकि कलयुग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहते हैं। शिशुपाल वध इनकी रचना ये भीनमाल जालोर में की थी। और एक और याद रखना, ब्रह्मगुप्त का जन्म भी हमारे राजस्थान के जालोर में हुआ था। बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? ये बागड़ क्षेत्र वही डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। डूंगरपुर और वासु जहाँ बागड़ी बोली बोली जाती है, माही नदी यहाँ बहती है। लोहा गलाने की बटियां निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो लोहे गलाने की जो बटियां है वो कहां से प्राप्त हुई है? सोनारी झुंझुनू से। सोनारी झुंझुनू जो कांतली नदी के किनारे है। मत्स्य जनपद में कौन कौन से आधुनिक जिले आते हैं? ये मत्स्य महाजनपद भी बना था, तो अपने राजस्थान में खास करके था। इसकी राजधानी विराटनगर थी और इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आते थे। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। मेवाड़ का महाराणा भीम सिंह था, इसकी पुत्री, ये भीम सिंह सिसोदिया था, इसकी पुत्री थी राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसको लेकर जोधपुर और जयपुर की सेना के बीच गिंगोली का युद्ध होता है 1807 में। और अंत में तंग आकर भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर जहर देता है, ये आपको पता होगा। मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह था? तो मेवाड़ पर सबसे बड़ा गुहिल वंश का था। ये गुहिल वंश आगे 24 शाखाओं में बन जाती है, मुख्य रूप से रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। जंगलदर बादशाह किसे कहा जाता है? अब बीकानेर के जो शासक थे ना, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को पहले जंगल प्रदेश कहते थे, तो वहां के शासक उपाधि धारण करते थे जंगलदर बादशाह की। इसमें से देखो कौन है? ये तीन तो बीकानेर के शासक नहीं थे। उत्तर आ जाएगा कर्ण सिंह था। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहां से मिले हैं? तो दोहरे जूते हुए, भूकंप के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाएं, ये सब स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, लकड़ी की नालियां, ये सब कालीबंगा से मिले हैं। जुलाई 1734 ईस्वी को हुड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासन ने की थी? हुड़ा भीलवाड़ा में है। और मराठों को बाहर निकालने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी राजा शामिल नहीं हुए अपने स्वार्थता के कारण। इसमें महाराणा संग्राम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनकी सम्मेलन से पहले मृत्यु हो गई, इसलिए महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसके अध्यक्ष बने। त्राइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा था? त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन 1192 के युद्ध में गोरी हार गया, गोरी जीत गया और पृथ्वीराज हार गया। फड़ का गायन कौन करता है? फड़ का गायन हमेशा भोपे करते हैं। रामदेव जी है, बाबू जी है, गोगा जी है, देवनारायण जी, इनकी जो फड़ बांधी जाती है भोपे बांधते हैं वो अलग अलग। वंश भास्कर के रचिता, वंश भास्कर के रचिता सूर्यमल मिश्रण, जो हमारे राजस्थान के राज्य कवि हैं। बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव इस नाम से प्रसिद्ध एक कवि बांधव की उपाधि थी। हरिकेली नाटक लिखा। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन भी आ गया, इसलिए मैं ज्यादा बताता नहीं क्योंकि बैक टू बैक क्वेश्चन आ जाते हैं। विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव हरिकेली नाटक लिखा था संस्कृत भाषा में। वेली कृष्ण रुक्मणेरी के रचयिता कौन है? वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ के रचयिता, तो इसके रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़। तो बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र और बीकानेर के शासक राय सिंह के भाई थे, जिन्हें अकबर ने गागरोन की जागोर दी थी। और गागरोन दुर्ग में रहते हुए इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। इन्हें डिंगल का हेरोस और इस इनके ग्रंथ को, वेली कृष्ण रुक्मणी को, दुर्साहड़ा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी थी। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य तो जालोर का है, बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो गरबा गुजरात का है, तो गुजरात की सीमा से ज्यादा जो संपर्क रखती है ना, ये जो बागड़ी भाषा है ना, वो गुजराती की और मालवी मेवाड़ी की मिश्रित है, इसलिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में गरबा नृत्य होता है। गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावटी का है भी, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का। निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है? इस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IRDP, समन्वित विकास कार्यक्रम।
भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना। मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर मनरेगा, बिल्कुल हम जिस नाम से जानते हैं वही बोलेंगे। वर्तमान में इसका नाम मनरेगा है। जब ये स्टार्ट हुआ था इसका नाम नरेगा था, बिल्कुल नरेगा था। 2005 में विधेयक पारित हुआ था, अधिनियम पारित हुआ। 2006 में 2 फरवरी 2006 में ये लागू हुआ राजस्थान के 200 जिलों में। अप्रैल 2008 में यह 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में लागू हुआ। अप्रैल 2008 में भारत के सभी पूरे भारत में लागू हो गया और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से इसका नाम मनरेगा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। राजस्थान में इसकी शुरुआत उदयपुर से हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2006। कंफ्यूज मत होना, राजस्थान सरकार ने कथोड़ी, सहरिया और कथोड़ी, सहरिया और खेरवा, इन 3 जातियों को 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी है। वैसे 100 दिन है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको, तो सांगानेर जयपुर के अंदर है। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ 1975 में हुआ। राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम 1999 में शुरू हुआ। हरित राजस्थान अभियान कब शुरू किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हरित राजस्थान अभियान 18 जून 2015 को शुरू हुआ था। कब? 18 जून 2015 को। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की स्थापना कब की गई? तो 1964 में वनस्पति घी की स्थापना भीलवाड़ा के अंदर की गई। कहां पे? भीलवाड़ा में। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? सूती वस्त्र मिल 1889 में ब्यावर अजमेर में स्थापित हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना, तो ये तो बार बार बता चुका हूं मैं आपको, 1932 में सबसे पहले भोपाल सागर चीन में स्टार्ट हुई थी। ये वो निजी क्षेत्र की है, सहकारी क्षेत्र की केशवराय पाटन बूंदी में है और सरकारी की श्री गंगानगर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहां से होता है? तो सतलज व्यास नदी के संगम से हरिके बैराज से होती है, जो 8 जिलों को ये सिंचाई उपलब्ध करवा रही है, 10 जिलों को पेयजल। टोटल इसमें 9 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें 7 तो काम चल रही है, 8वीं निर्माणाधीन है और 9वीं प्रस्तावित है। याद रखना 649 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर एक क्षेत्र में नाम लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस आता है, वहां से 25 दिसंबर सन 2000 में। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना सन 1964 में की गई। राजस्थान रेडा की स्थापना कब हुई? ये याद रखना, एक तो रेडा और दूसरा मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ RSPCL, ठीक है, यानी RSPCL यानी राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और रेडा यानी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। इन दोनों, देखो रेडा की स्थापना 1985 में हुई थी, RSPCL की 1995 में हुई थी। अब इन दोनों को मिलाकर ना सन 2002 में 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना कर दी, अक्षय ऊर्जा निगम की। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे याद रखना। 21 जनवरी 1985। मेवात क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई? तो 1987-88 में, इसको याद रख लेना, अभी पेपर में सीधा ही आता है। डांग क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई? डांग जो चंबल नदी भीड़ क्षेत्र है, वहां पे 1995-96। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन कब किया गया? यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था, उसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2015 में किया गया। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना ट्राइसम कब शुरू की गई? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना ट्राइसम की स्थापना 1979 के अंदर की गई। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की शुरुआत कब से हुई? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी समन्वित विकास कार्यक्रम है 1978 में। देखो RBSC की बुक कक्षा 9 हमारा राजस्थान में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं।
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की शुरुआत कब हुई? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की शुरुआत 1973-74 में। पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जो पुलिस प्रशासन है हमारी, उसका मुखिया पुलिस महानिदेशक होता है। वर्तमान में एमएल लाटर, मोहनलाल लाटर इसके महानिदेशक है। मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री के अधीन जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में सचिवालय है, जयपुर में 1949 में स्थापित है, तो उसका सबसे बड़ा अधिकारी यानी मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य सचिव होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमेशा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पसंद वो कार्य करता है। शपथ उसको उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है। शपथ भी राज्यपाल दिलाता है और ये मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को देता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कितना आसान क्वेश्चन है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, आपको पता है 1956 में 1 नवंबर 1956 को ये बना था और उस समय यहाँ पे धारा सभा चलती थी और उसमें 30 सदस्य होते थे। उसका जो एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे हरिभाऊ उपाध्याय। अगला देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 7वां चरण था, अंतिम में मिली थी 1 नवंबर 1956 को ये मिला था। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019 में पंचायती राज और जो नगरीय शासन व्यवस्था है उसमें महिलाओं को आरक्षण कितने प्रतिशत दे दिया? तो 50% दे दिया। कितना? महिलाओं को 50%। जिला परिषद का प्रशासन का अधिकारी कौन होता है? जो जिला परिषद है, जैसे अपनी पंचायती ग्राम जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 3 स्तर है, जिला स्तर, पंचायत स्तर और ग्राम स्तर। तो जिला स्तर पे तो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत स्तर पर विकास अधिकारी और ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक होता है। तो इसका जिला परिषद पूछा है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। राजस्थान सरकार ने 2009 में पंचायती राज और नगरीय शासन में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दे रखा है? 21% है। ध्यान रखें। संपूर्ण राज्य को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से कितने रेंज में विभक्त किया गया है? तो 8 रेंज में। आपसे पूछे जिला पुलिस ग्राम जिला पुलिस जिला कितने राजस्थान में? तो वो 46 है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 में होती है और राज्यपाल को सलाह, विधिक सहायता और सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा, वो 163 में होता है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल होता है। जब वित्तीय वर्ष में सरकार की राजस्व आय से कम हो जाती है, ठीक है, जब वित्तीय वर्ष में सरकार की राजस्व व्यय से कम हो जाती है, व्यय है से कम हो जानी, आय व्यय से कम हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने ये क्वेश्चन दिए इतने। आरपीएससी हमारा राजस्थान, जिसको हम राजस्थान अध्ययन कहते हैं, कक्षा 9 की बुक में जितने भी क्वेश्चन थे ना, मैंने सारे आपको उपलब्ध करवा दिए, जितने भी थे, यानी मुख्य जितना भी इनका निचोड़ निकल रहा था मैंने आपको सारे उपलब्ध करवा दिए। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 7वीं 8वीं 9वीं क्लास पूरी हो चुकी है, जल्द ही पटवारी के पेपर से पहले पहले 10वीं क्लास का भी आपको मैटर मिल जाएगा। बस आप निरंतर अध्ययन कीजिए। हमारे जो वीडियो है वो आप लगातार देखिए, जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो चुके हैं। बाकी हमारी जो भी वीडियो आती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो हमारे अपलोड बहुत होते हैं, जो जो वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप देखते रहना चाहिए किसी की भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लगातार निरंतर बने रहिए और पढ़ते रहिए।